सामूहिक विवाह योजना से बस रहा बेटियों का घर। 8 स्थानों पर सजेगा शामियाना, बजेगी शहनाई। अभ्युदय योजना से युवाओं को मिल रहा मुकाम। मुफ्त सरकारी कोचिंग में कंपटीशन की तैयारी। ROARO का चल रहा सुपर 30 बैच। उम्मीदों के साल 2024 की कड़ी में बात आज समाज के कल्याण की। यूं तो सरकार द्वारा अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें से प्रमुख योजनाएं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिनमें सामूहिक विवाह योजना, वृद्ध जन पेंशन योजना, अभ्युदय योजना आदि प्रमुख रूप से शामिल है। तो आइए जानते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने क्या कुछ जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आई इंडिया की टीम आप पहुंची है विकास भवन, एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के पास जो समाज का कल्याण करता है, यानी समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार जी से जानने का प्रयास करेंगे कि 2023 में कितनी शहनाई बजी थी और 24 में क्या तैयारी है और क्या कुछ उनके पिटारे में जनपद के लिए है, क्योंकि सौगातों का साल 2024 माना जा रहा है। तो ऐसे में समाज कल्याण विभाग उन लोगों को जो जरूरतमंद हैं उनको क्या कुछ सौगात दे रहा है। तो हर्ष मवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि 2023 की बात करें तो कितनी शहनाई बजी और 2024 में आपका क्या लक्ष्य है, कितने लोगों को इससे लाभान्वित करने वाले हैं? सर, 2023 में जनपद सीतापुर में 2274 लोगों की शादी सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई थी समाज कल्याण के द्वारा। इसमें किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग का हो, उसकी शादी हम लोग कराते हैं सामूहिक विवाह में। और हमारा प्रयास 2024 के लिए, अगर सौगात की आपने बात की है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम 2500 शादियाँ हम कराएँ। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी खरमास के बाद 15 तारीख से जो लग्न का मुहूर्त शुरू हो रहा है, उसमें हम लोगों की कोशिश है कि 25 तारीख तक हम लोग कम से कम 1700 शादियाँ करा लें और उसके बाद जो हमारी बची हुई हैं वो फरवरी के पहले हफ्ते में करा लें। तो कुल मिला के 2400-2500 का शादियों का लक्ष्य हमारा है। लेकिन इसमें एक बात, इस बार पहली बार ये योजना ऑनलाइन संचालित हुई है और इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये है कि अगर पेंडेंसी हमारी रह भी जाती है किसी कारण से, तो वो उस पर अगले वित्तीय वर्ष में वो पेंडेंसी चली जाएगी। मान लीजिए कोई मार्च में हमारे पास 30 मार्च को ऑनलाइन आवेदन करता है, तो ये नहीं होगा कि मार्च बीत गया तो हमारी शादी नहीं होगी, वो 2024 में भी हम करा सकते हैं। तो मेरी अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से यही होगा कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और हम और जितनी शादियाँ, लक्ष्य जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम यहाँ से डिमांड भेजेंगे तो और शादियों का पैसा भी आएगा। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दी जा रही है कि जो लोग 2023 में किसी कारणवश रह गए थे, उनके लिए अवसर है 2024 में वो शहनाई बजाने के लिए तैयार हैं। वो अपने कागजात जो है, जो भी कमी हो उसको पूर्ति कर लें। और आपको ये बता दें कि सामूहिक विवाह योजना के तहत एक सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मंत्रोच्चारण के बीच भी शादी होती है और निकाह भी कराया जाता है। अगर बात करें तो दोनों समाज के लोगों की शादियाँ, यहाँ कोई भी समाज हो आपके यहाँ होता है? बिल्कुल होता है, चाहे वो बौद्ध मत हो, चाहे वो निकाह का हो। हम लोगों ने पिछले साल 174 लोगों को निकाह के माध्यम से उनकी शादी हुई थी। बाकायदा मौलवी आते हैं, काजी होते हैं, और लिखाई वो भी उनका जो भी रस्म उनकी अदायगी होती है वो सब पूरा होता है। और सामूहिक विवाह में सप्तपदी के हिसाब से भी शादियाँ होती हैं। अगर हमारे पास कोई बौद्ध मत का आता है तो उसके हिसाब से भी हम शादियाँ करवाते हैं। अच्छा हर्ष मवार जी, एक बेटी का कन्यादान करते हैं तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा पुण्य कमा लिए। आपने तो तमाम बेटियों का जब कन्यादान करते हैं तो आपके हृदय में कैसी अनुभूति होती है? देखिए, अगर मैं ये बात करूं, एक तो हो गया सरकारी पक्ष कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं, मुझे ये मेरी ड्यूटी में आता है। दूसरा, मैं आपको सही बता रहा हूं, हमारा पूरा स्टाफ शादियां कराने के बाद हम लोग सर से, DM सर से 2 दिन की छुट्टी लेके इसको इस तरीके से करते हैं कि जैसे अपने घर में शादी हुई। वही थकान वही महसूस होता है, वो इसी तरीके से वो लगता है कि बारात आनी है, ये व्यवस्था करनी है, सामान लाना है, ये सबका अगुवाई करनी है, सबको निमंत्रण बांटना है। तो इसमें एक ऐसा वास्तव में ये लगता है कि कुछ कर रहे हैं। वैसे तो रूटीन वर्क है, हम आते हैं 10 से 5 दफ्तर करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये योजना से लगता है कि वास्तव में हमने कुछ किया है। देखिए, आत्म संतुष्टि होती है, लगता है कि हमने नौकरी की है, नौकरी के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं जिसके जरिए ये पुण्य कमा रहे हैं। एक चीज़, सामूहिक विवाह योजना के तहत क्या करना चाहिए लोगों को, कैसे आवेदन करें, कैसे इसका लाभ उठाएं? बहुत सरल इसका आवेदन का तरीका है। ऑनलाइन इसकी वेबसाइट है SMCSY
CM सामूहिक विवाह CMSVY, इस पे जाके .gov.in पे जाके ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार होना चाहिए और लड़का और लड़की दोनों का आधार होना चाहिए। इसके अलावा कोई और प्रूफ अगर है, जैसे जिससे कि उम्र का हवाला दिया जा सके, अगर मार्कशीट है, परिवार रजिस्टर की नकल है, वो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बैंक पासबुक लड़की के खाते का होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए अभिभावक का, जिसकी आय सीमा 2 लाख रुपए है। इसके अलावा तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपके पास इस बात का सहमति पत्र या कार्ड ना हो तो भी चलेगा कि भाई शादी होने वाली है, और शादी हमारे बताए हुए स्थान पे जो सरकारी आयोजन होता है वहाँ पर। पात्र कौन लोग होते हैं, कौन हो सकते हैं, और खासकर उनको लाभ क्या देते हैं आप? पात्रता की शर्तों में सिर्फ इतना है कि आप 18 वर्ष से लड़की की आयु अधिक हो, 21 वर्ष से लड़के की, और उनकी आय सीमा 2 लाख से नीचे की हो। इसके अलावा और कोई पात्रता किसी भी धर्म संप्रदाय का कोई ऐसा वो नहीं है कि इनका हम नहीं करेंगे। जैसे पहले हमारे यहाँ शादी अनुदान चलती थी तो उसमें हम SC वर्ग को ही लाभान्वित करते थे, सामान्य को। इस योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो OBC हो, चाहे वो बौद्ध मत का मानने वाला हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो। और इसमें देने वाली जो है लड़की के खाते में 35,000 रुपये सीधे उनको नगद DBT के माध्यम से दिया जाता है। उसके अलावा 10,000 रुपये की उपहार सामग्री दी जाती है। बाकी का जो 6,000 रुपये है वो आयोजन के खर्चे में शामिल होता है। कुल 51,000 रुपये दिए। बिल्कुल, तो देखिए 51,000 रुपये का लाभ मिलता है और 2 लाख आय वाला व्यक्ति ही इसका पात्र बन सकता है। एक बड़ी अच्छी योजना है जो सामूहिक विवाह योजना, पहले यानी 2023 से इस बार ज़्यादा लक्ष्य रखा जा रहा है, और आपका कहना है कि खलमास खत्म यानी अच्छे दिन आने के बाद ये अब शुरुआत हो जाएगी। इस बार 2024 में कई जगह इसका आयोजन करने का आपने तैयारी कर ली है। अगर बात करें तो अभी फिलहाल जल्दी में कहाँ आयोजन होने जा रहा है? इसमें मैं बताना चाहूँगा, GIC इंटर कॉलेज सीतापुर में 18 तारीख को संभावित है, जिसमें एलिया, परसेंडी, खैराबाद और गोंदा में ब्लॉक आएंगे। लहरपुर और बेटा का एक जगह होगा क्लस्टर के हिसाब से, मिश्रिक मछरेटा का एक जगह होगा, पहला महमूदाबाद का एक जगह होगा, और सिधौली, कसमंडा, बिस्वा का एक जगह होगा, हरगांव, सकरन का एक जगह होगा, और रेउसा, रामपुर, मथुरा। इस तरीके से कुल मिला के 8 क्लस्टर में हम लोगों के यहाँ शादियाँ होती हैं, मतलब क्षेत्र वाइज, जो लोगों को ज़्यादा दौड़ना भी ना पड़े, उनके आसपास से हो जाए। देखिए ये भी ख्याल रख रहा है विभाग कि उन्हें दौड़ भाग न करनी पड़े, क्योंकि भौगोलिक स्थिति सीतापुर जनपद की 150 किलोमीटर के सराउंडिंग में अगर बात करें तो रहती है। ऐसे में उन्हें भाग दौड़ के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। 8 ऐसे स्थान यानी क्लस्टर बनाए हैं और जिनके तहत उस इलाके के लोगों की शादियां वहीं पर समाज कल्याण विभाग कराएगा। तो समाज कल्याण विभाग के जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार से 2024 उम्मीदों को लेकर आई इंडिया लगातार बातचीत कर रहा है। इसके बाद हम अभ्युदय योजना को लेकर चलेंगे। अभ्युदय योजना को लेकर आपके विभाग ने स्मार्ट क्लासेस भी चला रखे हैं, और जब चलाए हैं तो उसका कितना लाभ मिला है जानने का प्रयास करेंगे। क्या शुरुआत हो चुकी है लाभ की, और आगे कितनों को लाभ दिलाने की आपकी योजना है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में और उनके भरपूर सहयोग और उसमें और सीडो मैडम के निर्देशन में हम लोग GIC में स्मार्ट क्लास हमारा चल रहा है। बहुत अच्छा क्लास है, जिसमें इंटरेक्टिव पैनल भी लगा हुआ है, वाईफाई की भी सुविधा है, बच्चों को लाइब्रेरी की भी सुविधा है। वहाँ पे देखिए सरकार इसमें मानना था कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह उस पूरे क्षेत्र को विकसित करना चाहते थे। तो एक तो हमारी लाइब्रेरी हो गई अभ्युदय की, एक बगल में राजकीय जिला पुस्तकालय है, और एक पिछड़ा वर्ग के हॉस्टल की भी लाइब्रेरी वहीं पे है। तो इस तरीके से 3 लाइब्रेरियों की सुविधा उपलब्ध है। बच्चे रुकना चाहें तो पिछड़ा वर्ग के हॉस्टल में रुक सकते हैं, हमारे SC के हॉस्टल्स में रुक सकते हैं। इसके अलावा अभ्युदय की जो बात आपने की, अभ्युदय योजना पर अभी हाल में ही बड़ी अच्छी खबर हमारे यहाँ से ये रही कि जनपद सीतापुर से हमारे 2 बच्चियों का सिलेक्शन बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रवक्ता परीक्षा में हुआ है। इसके अलावा पहले भी एक बच्ची का कांस्टेबल में हुआ था, हालांकि उसको हम लोग नहीं उतना जान पाए थे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस साल UP PCS मेंस जिसकी कक्षाएं 90% पूरी हो चुकी हैं, उसमें बच्चों का सिलेक्शन अधिक से अधिक हो, प्री और मेंस दोनों में। और IAS में भी कम से कम हम इतना तो कर दें, जैसा कि सरकार है कि कम से कम 4-5 लोग तो उस स्थिति में आ जाएंगे, उनका मेंस लिख रहे हैं या कोई इंटरव्यू दे रहा है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा। इसके अलावा एक थोड़ी सी पिछले वर्षों में कमी भी रही थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार अपील करूँगा सभी हमारे बच्चों से, अभिभावकों से, कि नीट की कोचिंग में हमें पोस्टपोन करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे हमारे पास केवल 8 या 10 थे। तो हमारा अनुरोध यही है कि कक्षा 11 से लेकर 12 में पढ़ने वाले बच्चे भी हमारे यहाँ मुफ्त कोचिंग का लाभ उठाएं, और इसकी क्लासेस पुनः चलने वाली हैं, जिसमें 90 बच्चों को स्क्रूटनाइज कर लिया गया है। तो हमारी संख्या का ऐसा कोई बात नहीं, अगर 150 बच्चे भी हो जाएंगे तो भी हम पढ़ाएंगे, 200 होंगे, लेकिन हमें बच्चे अच्छे आ जाएँ, और हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं।
एक बच्ची बेचारी माहौली से आती थी, उसका मुझे अफसोस आज भी है कि उसके क्लास में मैं दोबारा बुलाऊंगा उसको। उसका ये कहना था कि सर हमको आप केवल मैं अकेली पढ़ने आऊँगी, मुझको पढ़वा दीजिए। तो मेरा अपील यही है कि अगर क्लासेस उसके चल जाए तो हम भी उसमें अच्छा उसमें सिलेक्शन देंगे। देखिए, नीट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पिछले साल 8 बच्चे थे जिस वजह से क्लासेस को रोकना पड़ा था, लेकिन इस बार जिला समाज कल्याण अधिकारी का पूरा प्रयास रहेगा कि नीट के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। उनके लिए अपील भी की है कि वो आएं और वो लाभ पाएं। अगर बात करें अभ्युदय योजना के, तो इसमें जो इनको क्लास देते हैं वो कौन लोग होते हैं और इसका लाभ कैसे बच्चे लें, किस क्लास के बच्चे लें और कौन कौन सी जॉब्स के लिए यहाँ बच्चे आएँ? देखिए, इसमें मेन बात यह है कि जो हमने टीचरों का चयन है हमारे यहाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल है। एकेडमिक्स भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं। वो कहीं ना कहीं वो हमारे 4 टीचर तो खुद ही अभी IAS का मेंस दे के आए हैं। तो ऐसे टीचरों का हमारे यहाँ जो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सुविधाओं की अगर बात करें, सबसे पहले तो ये है कि उनका अगर नीट की मैं बात करूं तो कक्षा 11 या 12 में पढ़ने वाले, ये कोई बाउंडेशन नहीं कि आप इंटर पास हैं तभी हमारे यहाँ कक्षा ले सकते हैं। NDA CDS की भी हम क्लासेस चलाने को तैयार हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संख्या में कम से कम 20 बच्चे हों और उसमें भी जो उनकी पात्रता की श्रेणी है उस क्वालिफाइंग क्लास में अगर वो पढ़ रहे हैं तब भी हम उनको ले लेंगे। और हमारे यहाँ जैसे अभी RO, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, अभी हमारे यहाँ RO ARO का अलग से एक स्पेशल बैच चल रहा है। जब उसकी डिमांड आई और हम लोगों ने प्रयास किया तो हमारे 30 बच्चों का RO ARO का भी क्लास चल रहा है। तो क्लासेस हर किसी प्रतियोगी परीक्षा के चलाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर बच्चे हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं, और उसमें अप्लाई करने में कुछ नहीं, वो आके सीधे या तो GIC में जो हमारा अभ्युदय क्लासेस चलते हैं वहाँ पे आके फॉर्म ले लें। ऑफलाइन फॉर्म की सुविधा है कि हमें सर इस क्लास में एडमिशन लेना है, या फिर समाज कल्याण ऑफिस विकास भवन में आ जाए, यहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं। और उसके बाद उनको कुछ नहीं, आय सीमा का भी इसमें ऐसा शिथिलीकरण है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। बस उनको ये होना चाहिए कि उन्हें पढ़ने की आपस वो हो, और ये भी नहीं है कि अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे कहीं कोई बाहर से कोचिंग पढ़ के आया फिर भी हमारे यहाँ पढ़ना चाहता है तो पढ़ने की कोई मनाही नहीं। हमारे लाइब्रेरी भी उसका भी इस्तेमाल करें। हमारी बस यही है कि पढ़ के यहाँ से अच्छा बन के निकलें, जैसा कि हमारे DM सर चाहते हैं, हमारी CDO मैडम चाहती है और मैं भी चाहता हूँ। ये सबसे आत्मसंतुष्टि की बात आपने कही, तो ये हमें लगता है कि सबसे बढ़िया आत्मसंतुष्टि हम लोगों को इसी योजना में मिलती है। क्योंकि आप ये सब झेलते आए हैं। बिल्कुल, हम लोग भी सर उसी प्रोसेस से आए। भाई बने कैसे, हम लोग तो वही परीक्षा दे के हम लोग भी पास हुए। देखिए, योगी सरकार की ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत वो बच्चे जो अपना भविष्य बनाने के लिए दूर दराज जाते थे, यानी कोई दिल्ली जा रहा है तो कोई इलाहाबाद जा रहा है, बहुत अन्य जगहों पर लखनऊ जा रहा है, उनके लिए चूंकि जो लोग सुविधा संपन्न नहीं थे वो इससे वंचित रह जाते थे। अब उनके लिए वंचित रहने की जरूरत नहीं है। अभ्युदय योजना आए, उसका लाभ पाएं। उसके चूंकि सीतापुर में GIC में इसकी क्लासेस चल रही है। पिछली बार कितने छात्र लगभग आ चुके थे? पंजीकरण तो काफ़ी ज़्यादा का था, लेकिन जो रेगुलर अगर मैं बेसिस की बात करूं, पंजीकृत करीब 222 लोग थे हमारे UPSC और UPPCS के क्लासेस में। लेकिन लगातार जो आए वो 104 बच्चे हमारे लगातार आते रहे उसमें। और नीट में तो मैंने आपको बताया ही है। और भी RO ARO में हमारा फुल बैच चल रहा है, क्योंकि उसमें हमने लिमिटेड रखा था। अभी 4 फरवरी को उसका एग्ज़ाम भी, उसमें 30 बच्चे हमारे पूरे फुल बैच चल रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी। लोग चूंकि बच्चों की यहाँ तादाद, ये माना गया है कि सीतापुर में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम है। ऐसे में खासकर उच्च शिक्षा से वो लोग वंचित रह जाते हैं, और उनका भविष्य कैसे बने, यह अभ्युदय योजना उनका भविष्य बनाने का काम कर रही है। अब जानना चाहेंगे छात्रावास की अगर बात करें तो समाज कल्याण विभाग कितने छात्रावास संचालित कर रहा है और उनके जरिए कितनों को लाभान्वित किया जा रहा है? समाज कल्याण विभाग में इस समय कुल वर्तमान में 5 छात्रावास हमारे पास हैं, जिसमें से 2 में रिनोवेशन के काम की वजह से वो हैंडओवर अभी हमारे पास नहीं है, उसका कार्यदायी संस्था के पास। सबसे पहला हमारा जो संतोषी माता मंदिर के पास में शहर में ही लड़कियों का हॉस्टल है, जो कि पूरी तरीके से संचालित है। 50 बच्चों का है, 48 का है, उसमें 50 की इस समय स्ट्रेंथ है। वो संचालित हो रहा है। वहाँ पे हम लोग बड़े बच्चों को लेते हैं एडमिशन, इंटर के बाद वालों को। अगर कोई विशेष परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि कोई बच्चा नीडी है, जैसे एक उसमें दिव्यांग बच्ची है, वो उसमें रुकी हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई ऐसा आता है तो हम उसको ले लेते हैं, लेकिन अभी वो फुल चल रहा है। इसके अलावा एक सबसे अच्छी बात मैं आप बताना चाहूँगा कि एक हमारा हॉस्टल था महमूदाबाद में, और वो ऐसी जगह बना हुआ था जहाँ छात्राओं के द्वारा पिछले 11-12 सालों से उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई गई थी। कई बार विज्ञापन भी हुआ, कई स्तर पे प्रयास भी हुए, पूर्व अधिकारियों ने भी किए, लेकिन उसमें कुछ चेंज नहीं हो पा रहा था। तो उसमें DM सर के विशेष प्रयासों से वो जो हॉस्टल है वो बालक छात्रावास में कन्वर्ट हो गया है, और उसको हम लोग, हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि 2024 में उसको फुल फ्लैश चला सकें। वो 100 की क्षमता का है।
अगर छात्रावास की बात करें तो इसके लिए किन बच्चों को चिन्हित किया जाता है, वो कैसे इसका लाभ उठा सकते? देखिए, उसमें मेन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 20 किलोमीटर 28 किलोमीटर से ज़्यादा दूर का बच्चा हम लोग प्रेफर करते हैं शासना देश के हिसाब से, कि 28 किलोमीटर के पास का बच्चा होगा तो नहीं लेंगे। विशेष परिस्थितियाँ एक अलग बात है। इसके अलावा कोई ऐसी आय सीमा, वही जो गरीबी रेखा वाली है वो आय सीमा होनी चाहिए, और बच्चा अध्ययनरत सीतापुर जनपद में होना चाहिए। ये सर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां, बहुत सारे उन छात्र छात्राओं के लिए जो इसका लाभ उठा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग क्या कुछ कर रहा है छात्रों के लिए, ये बात निकल करके आ रही। अब इसके बाद अगर हम चले, समाज कल्याण विभाग जिसके लिए जाना गया है वो है वृद्धा पेंशन। जब कोई वृद्ध होता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है, बहुत बड़ा सहारा। उसका जो आर्थिक आप सहायता उपलब्ध कराते हैं वो मददगार बनता है। ऐसे में सीतापुर की अगर बात करें तो कितने वृद्ध जन हैं जिनको आप सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, आर्थिक अनुदान दे रहे हैं, कितना दिया जाता है आर्थिक अनुदान, और आगे जो लोग वृद्ध रह गए हैं वो कैसे आपके यहाँ अप्लाई करें, क्या लाभ मिलेगा उनको? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एक मैं भ्रम आपके चैनल के माध्यम से दूर करना चाहूँगा कि इसमें कोई भी ऐसा राशनिंग या कोटा जैसा सिस्टम नहीं है, और ये हमेशा योजना चलने वाली है। आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन आज फॉर्म कर दें, महीने 2 महीने बाद वो आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें लाभ मिलता है प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है, और ये प्रति तिमाही आती है, मतलब साल में 4 बार। वर्तमान में हम लोगों के जो पुराने लाभार्थी हैं वो 51,816 लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त करीब 7,500 लोगों को हमें पेंशन नहीं, उन्हें अभी जनवरी में मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें अनुरोध ये है कि हमारा विभाग में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें बहुत हैं। एक, आधार सीडिंग सभी प्रकार की पेंशनों में हो गई है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो निराश्रित महिला पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। लेकिन हमारे यहाँ वृद्धावस्था पेंशन में NPCI सीडिंग भी होती है। NPCI का भी उसमें इनेबलिंग होता है कि इससे माना जाता है कि आप DBT के लिए वो सहमति एक पत्र एक तरीके का होता है बैंक और लाभार्थी के बीच में। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, जो हमारे 51,816 लाभार्थी हैं उनसे भी, और जो नए भरे हैं जिन्होंने फॉर्म, जिनको मैंने 7,500 भरा है, बताया है, इसके अतिरिक्त जो नए भरना चाहते हैं वो सभी लोग अपने एक बार जाके कृपया बैंक में आधार सीडिंग भी करा लें, और बैंक में जाके उनसे कहें कि हमारा NPCI इनेबल कर दें। ये अगर पूर्ति नहीं करते तो दिक्कत आएगी? इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा अकाउंट बेस, आधार बेस्ड तो पहले ही हो गई थी, अकाउंट बेस्ड भी हो गई है। आधार बेस्ड, अकाउंट बेस्ड हमारी NPCI इनेबल पेंशन का सिस्टम हो गया है। ये हमारा पूरा राज्य जो है, शायद मैं गलत नहीं होगा तो पूरे देश में दूसरा है जिसने ऐसी व्यवस्था लागू की। तो NPCI इनेबल का कहना पड़ेगा बैंक से। बैंक का एक तरीके से सहमति है, वो लाभार्थी जाए और उनसे कहे कि हमारा आपने आधार सीडिंग कर दिया, ठीक है, अब आप हमारा NPCI इनेबल भी कर दीजिए। ये मेरा अनुरोध है। कुल मिलाकर के अगर ये सारी कागजी खाना पूर्ति कर लेते हैं तो वो वंचित नहीं रहेंगे, उनकी निरंतर पेंशन आती रहेगी। यही तो ना? बिल्कुल। फिर से एक बार अपील दर्शकों से। मेरी अपील ये है कि आधार सीडिंग के साथ साथ आधार का जो बैंक खाता है उसको NPCI इनेबल भी करा दें, चाहे वो कोई भी बैंक। और अगर बैंक से कोई समस्या आती है तो आप सीधा समाज कल्याण दफ्तर विकास भवन में है, 109 नंबर कमरा, मुझसे मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस के स्टाफ से मिल सकते हैं, और उनको ये लिखित में आप दीजिए कि फलानी ब्रांच ने, फलाने बैंक ने हमको सहयोग नहीं किया या NPCI इनेबल करने से मना कर दिया। बिल्कुल। तो देखिए, वृद्धा पेंशन धारक जो हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने दी, और उनसे अपील भी की कि आगे अगर पेंशन में रुकावट आती है, ना आए, यानी कहिए ना आए, तो उन्हें क्या कुछ उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। उन्हें अगर बैंक स्तर पर कोई दिक्कत होती है तो उनका विभाग खुला हुआ है, कभी भी आकर उनसे मिल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां समाज कल्याण विभाग के द्वारा आई इंडिया को उपलब्ध कराई गई, और खासकर 7,500 नए पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी समाज कल्याण विभाग इस साल देगा, यानी 2024 उनके लिए उम्मीदों भरा रहेगा। 51,000 पहले से ही पा रहे थे। तो ये जो सारी विभाग से संचालित योजनाएं थीं उन पर हमने बातचीत की, और आगे उम्मीद करेंगे कि लोगों को परेशानी ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधे जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास आएं। उनका दफ्तर विकास भवन में है, और यहाँ से उनकी दिक्कतों को दूर करने का पूरा प्रयास उनका किया जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।